एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू आईओटी में यूनिट 1 और आज हम लोग इसके कंप्लीट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और आप देख सकते हो कि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, सारे टॉपिक्स के प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, लेकिन उस पीडीएफ में पासवर्ड है और वो पासवर्ड आपको वीडियो के बीच में कहीं देखने को मिलेगा। ओके, सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट की 4 यूनिट्स के वीडियोस है वो भी आपको इसी चैनल पे मिल रहे होंगे। तो मेक श्योर करिए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। सो बेसिकली आईओटी एक नेटवर्क है फिजिकल थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स का। और इन फिजिकल थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं? अप्लायंसेस आ सकते हैं, होम अप्लायंसेस, व्हीकल्स आ सकते हैं, सेंसर्स आ सकते हैं और सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज जो इनके साथ इंक्लूडेड होते हैं या एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या करते हैं? ये डेटा को कलेक्ट और एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके, इंटरनेट की हेल्प से ये डेटा को कलेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सो बेसिक आइडिया आईओटी का हम समझ चुके हैं कि एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो इंटरनेट के थ्रू, वो क्या कर रहे हैं? डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी क्या होती है। सो एज यू कैन सी आई हैव रिटन इट 10 और इनको हम 1 by 1 डिटेल्ड वे में समझेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ कनेक्टिविटी। बेसिकली हमारे पास अगर एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो मेन काम क्या होता है आईओटी का? देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको समझनी है और एग्ज़ाम में भी लिखनी है। तो एक नेटवर्क है आपके पास में, ठीक है, और उस नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो उस इन्वायरमेंट का या जहाँ पे भी वो लगे हैं वहाँ का डेटा कैप्चर करेंगे। वो डेटा कैप्चर करेंगे वेदर इट इज़ लाइक सेंसर के थ्रू कर रहे हैं या जिस भी चीज़ के थ्रू कर रहे हैं, वो डेटा कलेक्ट करके वो अपनी ऊपर वाली लेयर को भेजेंगे। ठीक है, ये सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो वो डेटा कलेक्ट करने के बाद वो अपनी प्रोसेसिंग लेयर के पास भेजेंगे और वो प्रोसेसिंग लेयर क्या करेगी? वो सारे डेटा को देख के और एक डिसीजन परफॉर्म करेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी बेसिकली। ओके, देन वो जो डिसीजन है वो एक्चुएटर्स के थ्रू परफॉर्म होगा यहाँ ग्राउंड लेवल पे, रियल वर्ल्ड में। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक रूम है, वहाँ पे कैमरेज लगे हैं, वो कैमरेज एक नेटवर्क में है और वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है एक सॉफ्टवेयर से। नाउ उस कैमरे ने उस रूम की पिक्चर्स ली और वो पिक्चर्स उसने उस एप्लीकेशन को भेजी। ठीक है, अब वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसने डिटेक्ट किया कि जो रूम है उसमें आग लग चुकी है। तो नेक्स्ट एक्शन क्या परफॉर्म होना चाहिए? अलार्म बजना चाहिए सबसे पहले, राइट? ये उसके पीछे एक्शन लिखा गया है, ये उसको परफॉर्म करना है। तो जैसे ही उसने डिटेक्ट किया कि इस इमेज में जो है आग लग चुकी है, सो वी हैव टू जस्ट ऑन द अलार्म। तो उस एप्लीकेशन के थ्रू एक्चुएटर के पास एक मैसेज जाएगा कि भाई फटाक से अलार्म ऑन कर दो। ओके, तो ये बेसिक आइडिया है आईओटी को समझने का कि रियल लाइफ में ये यूज़ कैसे हो रहा है, ताकि आपको ये थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, तो अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। अब क्योंकि ये एक नेटवर्क है, तो नेटवर्क में बिना कनेक्टिविटी के हम कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे? और उस कम्युनिकेशन के लिए हमें उन डिवाइसेस को कनेक्ट करना होगा, राइट? सो जो नेटवर्क्स हम यूज़ कर रहे हैं दे कैन बी इंटरनेट और लोकल नेटवर्क्स। देन आइडेंटिटी ऑफ थिंग्स। तो जब हम एक नेटवर्क में कनेक्टेड है तो हर डिवाइस को हम एक आइडेंटिटी देंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एक आइडेंटिटी के थ्रू ही हम सिक्योरिटी ऑफ डिवाइसेस को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा किस डिवाइस से आ रहा है। अगर हमारे पास उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा तो हम पता कर पाएंगे कि ये डेटा आ कहाँ से रहा है। नेक्स्ट वन इज़ डायनेमिक। सो इट मीन्स कि अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है, ठीक है, और
ऑपरेशनल कंडीशंस आती है तो जो आईओटी है वो उसको अडेप्ट करने में एबल है, लाइक वो जल्दी से अडेप्ट कर सकता है। एंड स्केलेबिलिटी, सो स्केलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि डिवाइसेस बढ़ा लो या डिवाइसेस घटा लो। इट मीन्स कि आपके पास जो नेटवर्क है ना, आप उसमें मल्टीपल डिवाइसेस और ऐड कर दो तो उस नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, या फिर उसमें से कुछ डिवाइसेस हटा लो तो भी उस नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फ़र्क तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही, क्योंकि आप अगर आपके पास एक नेटवर्क है उसमें आपने 2 कैमरेज लगा कर रखे हैं, और अगर आप 2 कैमरेज और ऐड करते हो तो आपके पास में ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होगा। अब ज़्यादा इमेजेस आएगी, ज़्यादा फुटेज आएगी आपके पास, राइट। सो लेकिन स्केलेबिलिटी का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि आप डिवाइसेस ऐड कर पा रहे हो इजीली और डिवाइसेस रिमूव कर पा रहे हो इजीली, दैट इज स्केलेबिलिटी। देन इंटेलिजेंस, तो अब ऐसा है कि इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है, आपके पास एक एप्लीकेशन है जो कि कुछ डिवाइसेस से कनेक्टेड है, राइट, और वो डेटा ले रहा है डिवाइसेस से और उस पर एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑटोमेशन हो रहा है, राइट। सो ऑटोमेशन परफॉर्म कर पा रहा है, वो खुद से डिसीजन ले पा रहा है, मतलब वो इंटेलिजेंट है, एंड दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड इट। देन इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि ये लेयर्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। परसेप्शन लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, एंड एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले आगे, आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी को। देन सिक्योरिटी में भी अनऑथोराइज्ड चेंजेस नहीं कर सकता है, डेटा सिक्योरिटी होती है। देन नेटवर्क, सो नेटवर्क इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सारे डिवाइसेस को कनेक्टेड करना है। लास्ट वन इज़ डेटा। अब क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे सेंसर्स है, बहुत सारे अप्लायंसेस है, तो उससे बहुत सारा डेटा जनरेट होगा, और उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हमें प्रोसेस करने के लिए भी एक स्टोरेज चाहिए होगा। तो लाइक इससे हम समझ सकते हैं कि डेटा स्टोरेज भी एक कंपोनेंट है हमारे आईओटी का। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ आईओटी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक लॉजिकल मॉडल है जो कि हमको ये बता रहा होता है कि जो आईओटी के कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स मतलब उसके पार्ट्स या ऐसी चीज़ें जो आईओटी को बनाने में हेल्प करती हो या उसका पार्ट हो, ठीक है, तो उसके जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ये बताता है हमको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है। अब किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे फोकस करने के बजाय ये क्या करता है, ये सिर्फ हमें हाई लेवल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है कि जो आईओटी है वो वर्क कैसे करता है। ये इंटरकनेक्टेड फिजिकल डिवाइसेस को और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को हेल्प करता है या इनेबल करता है कि वो डेटा को कलेक्ट करे और एक्सचेंज करे। अब इसमें अगर हम लेयर्स की बात करें तो हमारे पास 4 लेयर्स हैं, डिवाइस लेयर या फिर परसेप्शन लेयर, कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा प्रोसेसिंग लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। डिवाइस लेयर फर्स्ट लेयर है हमारी, और डिवाइस लेयर एक फिजिकल फाउंडेशन फॉर्म करती है आईओटी सिस्टम्स में। मतलब हम इसको एज अ बेस लेयर समझ सकते हैं कि ये सबसे निचली लेयर है जहाँ पे सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, इसमें क्या क्या आता है, सेंसर्स आते हैं, एक्चुएटर्स आते हैं, एम्बेडेड हार्डवेयर आते हैं। अच्छा, एक्चुएटर्स आपने वर्ड सुना तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, आप शायद पूछना चाह रहे होंगे कि दीदी एक्चुएटर्स होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुएटर मतलब ऐसे डिवाइसेस जो कि एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, और सेंसर्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, वो सेंस करके बताएंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, भाई पता तो चले कि चल क्या रहा है। ओके, सो सेंसर्स क्या करते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट में चल रहा है या जो भी हमें डेटा गैदरिंग के लिए हम सेंसर्स का यूज़ करते हैं, और एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम एक्चुएटर्स का यूज़ करते हैं। इतना आपको याद रखना है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिवाइस लेयर में एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हमने, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन, जीपीएस सेंसर्स। मतलब हम सेंसर्स किस किस चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर चेक करने के लिए कि अभी क्या टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी सेंसर्स अप्लाई कर सकते हैं, मोशन सेंसर्स मतलब क्या चल रहा है, कैमरे में हम मोशन कैप्चर कर सकते हैं मोशन सेंसर्स के थ्रू। देन अगर हम एक्चुएटर्स की बात करें तो हमारे पास मोटर्स है, रिलेज है और स्विचेस है।
जिससे हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट लेयर इज कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये लेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल ही इसलिए होती है ताकि हम इससे दूसरे डिवाइसेस, मतलब जो अभी जो डिवाइसेस है हमारे पास बेस लेयर पे जो डिवाइसेस है, वहाँ से हम प्रोसेसिंग लेयर या प्रोसेसिंग सिस्टम्स को डेटा ट्रांसमिट कर पाए। क्या काम होता है इसका? इसका काम होता है डेटा ट्रांसमिट करने का। किससे किसको? जो बेस लेयर है या जो डिवाइस लेयर है वहाँ से जो प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं वहाँ तक डेटा ट्रांसमिट करने का काम होता है कनेक्टिविटी लेयर का। ये बात हमें याद रखनी है और ये एग्जाम में भी लिख के आना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही इंश्योर करता है कि डेटा सिक्योरली और रिलायबली मूव करे अक्रॉस नेटवर्क्स। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आएगा वाईफाई और इथरनेट या फिर सेलुलर नेटवर्क्स। सेलुलर नेटवर्क में आपका 4G 5G आ सकता है। नेक्स्ट लेयर इज डेटा प्रोसेसिंग लेयर। सो डेटा प्रोसेसिंग लेयर में क्या करता है, जो रॉ सेंसर डेटा आता है, मतलब सेंसर तो बहुत सारा डेटा जनरेट करेंगे, बहुत सारा डेटा, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अब उतना सारा तो हमारे काम का है नहीं ना, कुछ तो उसमें से कचरा भी निकलेगा, कुछ हमारे काम का निकलेगा। तो भाई हमने सोचा कि हम इतना कचरा क्यों रखें, इसको थोड़ा मतलब अच्छा अच्छा रख लेते हैं और बाकी का फेंक देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो रॉ सेंसर डेटा है उससे हम काम की इन्फॉर्मेशन निकाल ले रहे हैं और बाकी का सारा कचरा साफ करके फेंक दे रहे हैं, समझ गए। तो यही होता है हमारा डेटा प्रोसेसिंग लेयर में। अब जितना पैसा रहेगा आपके पास तो उतनी बड़ी अलमारी भी आपको लेनी पड़ेगी, इसीलिए भैया जितना डेटा है तो उसके हिसाब से क्लाउड स्टोरेज भी तो लगेगा, इसीलिए आप क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करोगे, डेटाबेसेस का यूज़ करोगे और एनालिटिक्स इंजन का यूज़ करोगे, क्योंकि आपको डेटा काम का डेटा चाहिए ना, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये वाला पॉइंट बढ़िया था। नाउ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर यूज़र इंटरफेस होता है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उस जो इतना सारा डेटा है ना, अब उतना सारा तो आप देखोगे नहीं, एक यूज़र तो देखेगा नहीं, उसको क्या चाहिए, यूज़र को चाहिए कि वो काम की इन्फॉर्मेशन आप बता दो मुझे कि मुझे क्या करना है, ठीक है, तो मैं उस पर कुछ एक्शन ले पाऊँ या मैं एक एप्लीकेशन से उस सारे डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाऊँ। तो एप्लीकेशन लेयर में आप वो जो सारा जो डेटा है उसको आप यूज़र डैशबोर्ड पे एक मीनिंगफुल फॉर्म में शो कर देते हो ताकि यूज़र अंडरस्टैंड कर पाए उसको। तो ये थी 4 लेयर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। सो आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी में अगर हम देखें तो 4 डिफरेंट लेयर्स है, एप्लीकेशन लेयर, डेटा प्रोसेसिंग लेयर, नेटवर्क लेयर और सेंसिंग लेयर। और एक चीज़ ये हो सकती है कि आपको लगे कि यार ये पूरी यूनिट में ही सेम चीज़ें हैं, तो जी हाँ, आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ये पूरी यूनिट में ही सेम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि RGPV है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये 4 लेयर्स के बारे में पढ़ना। फर्स्ट वन इज़ आवर सेंसिंग लेयर। हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा उसमें था डिवाइस लेयर और इसमें है सेंसिंग लेयर। एक्चुअली दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो इसका काम क्या होता है, रियल टाइम डेटा को कलेक्ट करना, मतलब जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने बताया ग्राउंड लेवल की बातें। सो ग्राउंड लेवल से जो भी रियल टाइम डेटा है वो ये कलेक्ट कर रहा होगा और ये फिजिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके फिर ट्रांसफ़र करेगा। लाइक अभी आपके पास इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है वो सिर्फ आपको मतलब पता है, लेकिन एक कैमरा उसको कैप्चर करेगा तो अब वो एक डिजिटल इमेज हो गई और वो कैमरा क्या करेगा, वो कैमरा उसको उस इमेज को ट्रांसफ़र करेगा प्रोसेसिंग लेयर तक, ठीक है। तो ये रॉ डेटा जनरेट करता है और जो भी एक्यूरेसी होती है, जो प्रोसेसिंग लेवल की एक्यूरेसी होगी वो इसी पे डिपेंड करती है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें सेंसिंग लेयर के तो इसमें आते हैं सेंसर्स, जिसमें आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, गैस और मोशन सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंसर्स होते हैं पर ये हमने सिर्फ बेसिक एग्जाम्पल लिए हैं। देन एक्चुएटर्स, सो मोटर्स, रिलेज, LEDs एंड RFID टैग्स या कैमरास। नेक्स्ट वन इज़ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि आप सेंसिंग लेयर से प्रोसेसिंग लेयर में डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो। आपने अभी आर्किटेक्चर देखा था जिसमें आपको यहाँ पर 4 लेयर्स दिख रही होंगी। तो सेंसिंग लेयर से प्रोसेसिंग लेयर में डेटा ट्रांसफ़र करवाने का काम कौन कर रहा है, नेटवर्क लेयर कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमको याद रखनी है और ये हमें एग्ज़ाम में भी लिख के आना है। और इसका काम क्या होता है,
सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन को इंश्योर करना। इसमें जो हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं वो है वाईफाई और ब्लूटूथ। ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है डिवाइसेस और सर्वर्स के बीच में। तो डिवाइसेस मतलब जो हमारा आईओटी का जो नेटवर्क है वहाँ के डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं, और सर्वर्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा क्लाउड स्टोरेज है वहाँ पे जो सर्वर्स है जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, जहाँ हमारी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, जहाँ पे हम एनालिटिकल टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ के सर्वर्स की बात कर रहे हैं हम, कि जो डिवाइसेस है आईओटी के वो और जो सर्वर्स है उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज की तरह काम करता है तभी तो वो डेटा सेंड कर पाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर हमने लिखा है कि ये आईओटी गेटवेज भी यूज़ कर सकता है। नाउ नेक्स्ट लेयर इज डेटा प्रोसेसिंग लेयर। तो डेटा प्रोसेसिंग लेयर का काम होता है जो भी रॉ डेटा आया है आईओटी सेंसर्स से उसको एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ये एनालिसिस, फिल्टरिंग और डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करता है। एनालिसिस इसलिए क्योंकि डेटा को पहले चेक करना पड़ेगा काम का है या नहीं है तो फेंक दो, है तो रख लो, ठीक है। फिल्टरिंग में भी सेम ही है, और डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो चेक करो कि चल क्या रहा है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ठीक है कंडीशन नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो चलने दो। और अगर आपको ऐसा लगा, मतलब सिस्टम भाई साहब को ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, हमें कुछ चेंज करना चाहिए या हमें कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आग लग गई तो अलार्म बजाओ, और अगर कुछ और ऐसा हो गया तो कुछ और परफॉर्म करो, लाइक अगर ऐसा हो गया तो ऐसा परफॉर्म करो। तो जो भी उसके बाद लिखा हुआ है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें कुछ परफॉर्म करना है, तो वो काम होता है डेटा प्रोसेसिंग लेयर का, ठीक है। और ये रियल टाइम प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। कैसे? एज प्रोसेसिंग। अच्छा, एज प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो सेंसर्स होते हैं वो बहुत सारा डेटा जनरेट कर देते हैं। तो अब इतना डेटा अगर हम रखें तो इतना सारा स्टोरेज लगेगा, है ना। अब इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं एज कंप्यूटिंग से। मतलब जहाँ से हमारा डेटा आ रहा है अगर हम उसको प्रोसेस करके ही भेजें ऊपर, तो उतना जो एक्स्ट्रा डेटा हमने स्टोर करने के लिए, मतलब पूरा डेटा जो हम स्टोर करवा रहे हैं फिर उसको फिल्टर करेंगे प्रोसेसिंग लेयर में जाके, तो वो ना करके डायरेक्टली जो हमारा सेंसर की जो लेयर होती है वहाँ पर ही अगर हम उसको प्रोसेस करके और फिर ऊपर वाली लेयर्स तक भेजें तो उसको बोलते हैं हम एज कंप्यूटिंग, समझे। और ये AIML भी सपोर्ट करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए। लाइक हमारे पास पास्ट का बहुत सारा डेटा है तो अब हम उसको एनालाइज करके फ्यूचर का कोई डिसीजन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स होता है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमको डेटा स्टोर करने के लिए चाहिए, एज कंप्यूटिंग डिवाइसेस जिससे कि आपको कम स्टोरेज लेना पड़े, डेटाबेसेस एंड एनालिटिक्स टूल, ठीक है, एनालिटिक्स टूल फिल्टरिंग के लिए, एनालिसिस के लिए। नाउ लास्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? यूज़र कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग को इनेबल करती है। मतलब यूज़र देख सकता है कि जितने डिवाइसेस यहाँ पे लगे हुए हैं वो क्या क्या डेटा सेंड कर रहे हैं, और जहाँ पे वो डिवाइसेस लगे हैं क्या काम चल रहा है, लाइक क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और जो भी चीज़ें हैं यूज़र कंट्रोल कर सकता है। दिस इज़ द फाइनल लेयर ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर, और इसके थ्रू अलर्ट्स और नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बेसिकली एक इंटरफेस होता है यूज़र और आईओटी के सिस्टम के बीच में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी इकोसिस्टम्स। तो जो भी आईओटी इकोसिस्टम है हमारा, या फिर जो हमारा आईओटी का जो नेटवर्क है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आईओटी का वो नेटवर्क बन पा रहा है। तो दोज आर थिंग्स और डिवाइस, गेटवे, क्लाउड, एनालिटिक्स एंड यूज़र इंटरफेस। ऑल द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट हियर। सो सबसे पहले डिवाइस, सेंसर एंड एक्चुएटर, वही जो हमने अभी पढ़ा, बार बार वही पढ़ना है, पूरी यूनिट में वही पढ़ना है, ठीक है। तो ये डेटा कलेक्ट करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट वन इज़ कनेक्टिविटी। सो इट एक्ट्स एज अ कम्युनिकेशन ब्रिज, डिवाइसेस और क्लाउड को या फिर सर्वर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र करता है कंपोनेंट्स के बीच में।
अब देखो, आप या तो इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, या अगर आप ऐसे डिवाइसेस है आपके पास जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये भी एक टॉपिक है मशीन टू मशीन, सो ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। सो क्या होता है कि वहाँ पे आप इंटरनेट का यूज़ अगर नहीं भी करते तो भी डिवाइस से डायरेक्टली डिवाइस कम्युनिकेट कर पाते हैं, डायरेक्टली मैसेज भेज पाते हैं। तो वहाँ पे आप क्या क्या यूज़ करते हो, वहाँ पे आप ब्लूटूथ यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, या फिर जिगबी। सो आप इंटरनेट का यूज़ करना चाहो तो इंटरनेट का यूज़ भी कर सकते हो, बट जो IoT है उसमें तो आपका इंटरनेट मैंडेटरी है, आपको इंटरनेट यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या है, आपको प्रोसेसिंग करवानी है, डेटा प्रोसेसिंग करवानी है, एनालिटिक्स करवाना है उस डेटा पे। नेक्स्ट वन इज़ डेटा प्रोसेसिंग, जो कि हमने अभी बहुत ज़्यादा पढ़ा है इसके बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है। सो ये क्या करता है, कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करता है और रॉ डेटा को कन्वर्ट करता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। देन यूज़र इंटरफेस, लास्ट वन, जो कि IoT सिस्टम्स के साथ यूज़र को इंटरेक्ट करने में हेल्प कराता है, यूज़र इंटरेक्टेबल बनाता है उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद, समझे। इसमें आते हैं मोबाइल ऐप्स या वेब डैशबोर्ड्स, जहाँ पे आप IoT के उस सिस्टम को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी, सो इट प्रोटेक्ट्स योर डेटा एंड डिवाइसेस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। और कुछ टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं वो इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एंड फायरवॉल्स, ठीक है। देन डेटा स्टोरेज, सो डेटा स्टोरेज में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल करना होता है यहाँ पर, इसीलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हम कम कॉस्ट में अपने डेटा को ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा सिक्योर, रिलायबली स्टोर करा सके, प्रोसेस करा सके। रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस एंड हिस्ट्री, मतलब अगर आपके पास बहुत सारा डेटा स्टोर्ड है तो अब आप उसको एनालाइज करके आज की कंडीशन डाल के और मशीन लर्निंग का यूज़ करके फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो आप स्टोर कर ही रहे हो, और इसमें अगर हम बात करें कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं तो वो क्लाउड स्टोरेज, और या तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो लोकल स्टोरेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT। तो इसमें आपको क्या क्या देखने मिल रहा होगा, वही सेम चीज़ है, डिवाइस और एप्लीकेशन तो सेम ही है, यहाँ पर सिर्फ चेंज किया हुआ है मैनेजमेंट, सर्विसेज, कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी। तो लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT में क्या बताते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली बिना हार्डवेयर के, ये सिर्फ आपको बेसिक ओवरव्यू देगा कि आपका जो डेटा है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में फ्लो कैसे हो रहा है, मतलब जो कंप्लीट IoT में आपका डेटा कैसे घूम रहा है, काम कैसे कर रहा है, एक दूसरे से कंपोनेंट इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताएगा कौन, लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT, ओके। सो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है फंक्शनल ब्लॉक, कम्युनिकेशन मॉडल्स एंड कम्युनिकेशन APIs। तो फंक्शनल ब्लॉक्स में क्या क्या आएगा, जो भी ऐसे ब्लॉक्स जो फंक्शन कर रहे हो, डिवाइस ब्लॉक, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। कम्युनिकेशन ब्लॉक जो कि मतलब कम्युनिकेशन हैंडल कर रहे हैं, ट्रांसमिशन हैंडल कर रहे हैं। सर्विस ब्लॉक, इसमें आएगा डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ब्लॉक मतलब इसमें आ सकता है आपका एप्लीकेशन, क्योंकि मैनेजमेंट किसके थ्रू हो रहा है, यूज़र के थ्रू। यूज़र कैसे करेगा, एक एप्लीकेशन के थ्रू या वेब डैशबोर्ड के थ्रू। सिक्योरिटी ब्लॉक, सो यहाँ पे ये चेक होगा कि जो हमारा डेटा है वो सेफ़ है या नहीं, ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही उसको एक्सेस कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। देन एप्लीकेशन ब्लॉक, तो ये यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि हमको पता है। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन मॉडल। सो कम्युनिकेशन मॉडल में क्या होगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, मतलब क्लाइंट सर्वर, आपने कुछ रिक्वेस्ट डाली फिर सर्वर रिस्पॉन्स करेगा। देन इसमें दो मॉडल और है हमारे पास, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल और पुश पुल मॉडल। लास्ट वन इज़ कम्युनिकेशन APIs। सो यहाँ पे दो कम्युनिकेशन APIs हमने लिखी हुई है, रेस्ट बेस्ड APIs यूजिंग HTTP और वेब सॉकेट APIs। इसमें आपको नेम्स लर्न कर लेने और ऐसे ही आपको लिख के आना है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT, मतलब IoT का ग्राउंड लेवल डिज़ाइन डिवाइसेस के साथ कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और ये क्या कर रहा है, ये सेंसर से भी कनेक्टेड है, एक्चुएटर से भी कनेक्टेड है,
क्लाउड से भी कनेक्टेड है और यूज़र से भी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सेंसर है ये माइक्रो कंट्रोलर को डेटा सेंड करेगा, ठीक है। फिर माइक्रो कंट्रोलर जो है क्लाउड से कनेक्टेड है, तो ये डेटा कहाँ स्टोर करेगा, क्लाउड में स्टोर करेगा, प्रोसेसिंग भी यहीं होगी और ये यूज़र चेक कर सकता है क्योंकि जो यूज़र इंटरफेस है वो भी कहाँ से चल रहा है, यहीं क्लाउड से चल रहा है, करेक्ट। तो अब इसके बाद में जो भी यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद में जो एक्शन लिया जाएगा वो पहले यहाँ जाएगा और इसके थ्रू एक्चुएटर्स के पास जाएगा और वो एक्चुएटर्स डिसाइड करेंगे कि ये यहीं पे प्रोसेसिंग लेयर में डिसाइड हो जाएगा कि हमें करना क्या है। देन सिर्फ एक्चुएटर के पास ये जाएगा कि एक्चुएटर को क्या परफॉर्म करना है, कि ये भाई साहब को जो भी करना है, स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑन करना है या अलार्म बजाना है, जो भी करना है, ठीक है। सो फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी हमको एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स और डिवाइसेस के बारे में ओवरव्यू देता है या रिफ़र करता है। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सेंसर्स, एक्चुएटर्स, डिवाइसेस या कंट्रोलर्स, कम्युनिकेशन मॉडल्स लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ एंड पावर सप्लाई, क्योंकि डिवाइसेस को पावर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, वरना वो ज़िंदा कैसे रहेंगे। ओके, सो ये था हमारा फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। नाउ आईओटी इनेबलर्स क्या होते हैं? आईओटी इनेबलर्स का सिंपल मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें या ऐसे कंपोनेंट जो आईओटी को बनने में हेल्प कर रहे हो, आईओटी का नेटवर्क डेवलप करने में या आईओटी का जो एक कनेक्टिविटी है वो बनाने में हेल्प कर रहे हो। वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल, एम्बेडेड सिस्टम्स। सो वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या होते हैं? वायरलेस सेंसर नेटवर्क सेंसर नोड्स कंसिस्ट करते हैं जो कि इन्वायरमेंटल डेटा को कलेक्ट करने के बाद सेंट्रल कोऑर्डिनेटर्स को सेंड करते हैं राउटर्स के थ्रू, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, याद करना है कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स सेंसर नोड्स कंटेन करते हैं जो कि राउटर का यूज़ करके डेटा को सेंड करते हैं सेंट्रल कोऑर्डिनेटर को, ठीक है। नाउ इसके कंपोनेंट्स एंड नोड्स, राउटर्स एंड कोऑर्डिनेटर, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? वेदर मॉनिटरिंग में, हेल्थ मॉनिटरिंग में और स्मार्ट एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट वन इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें स्टोरेज के लिए चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो सेंसर्स हैं, अब इसीलिए बहुत सारा डेटा जनरेट होगा, तो इसीलिए हमें स्टोरेज भी ह्यूज चाहिए, राइट। सो ये स्टोरेज प्रोवाइड करता है। देन प्रोसेसिंग लेयर कहाँ होगी? तो वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के ही थ्रू होगी क्योंकि हमें इतना सारा डेटा प्रोसेस करना है। देन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। फीचर्स कौन कौन से होते हैं? तो ऑन डिमांड एक्सेस, मतलब जब आपको चाहिए तब आप जितने डिवाइसेस चाहे उतने डिवाइसेस क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ले सकते हैं। स्केलेबिलिटी, मतलब स्केलेबिलिटी यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग के ही थ्रू प्रोवाइड हो रही है क्योंकि आपको पता होगा, अगर आपने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा होगा तो ये पे एज यू गो मॉडल यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपको अभी 2 सिस्टम चाहिए तो ये इंस्टेंटली आपको 2 सिस्टम के लिए आप पे करो, वो आपको 2 सिस्टम दे देंगे। अगर 4 चाहिए तो आप 4 के लिए पे करो, 4 सिस्टम दे देंगे, ठीक है। आप उन चारों सिस्टम्स को एक साथ यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि वो 3 सिस्टम की आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उन 3 सिस्टम को ऑफ करवा दो और अब आपको सिर्फ एक सिस्टम की ज़रूरत है तो आपको सिर्फ एक सिस्टम भी मिल जाएगा। मतलब आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ उसको किराए पे लेके यूज़ कर सकते हो। सिंपल आइडिया यही है, ठीक है। इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये इसके टाइप्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के। देन बिग डेटा एनालिटिक्स, तो ये डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? सबसे पहले हम डेटा को क्लीन करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे और फिर विजुअलाइज करेंगे ताकि हम डिसीजन ले पाएँ। इसका यूज़ हम करते हैं स्मार्ट सिटीज़ में, हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स में और व्हीकल ट्रैकिंग में। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ऐसे कुछ रूल्स जो कि आईओटी डिवाइसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज को इनेबल करते हो, उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इन्हीं के थ्रू हम जो डिवाइसेस हैं आईओटी के, उनमें एक दूसरे के पास उनके मैसेज और उनका डेटा पास ऑन कर पाते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? डेटा ट्रांसमिशन, मतलब डेटा को ट्रांसमिट करना है एक दूसरे के पास। एड्रेसिंग, ये पता करना है कि कौन से डिवाइस के पास डेटा भेजना है, ठीक है। इनकोडिंग, मतलब जो डेटा आया है उसको समझो, पढ़ो और क्या है जो भी मतलब उसमें मैसेज है वो पता करना।
देन एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड का मतलब होता है कि एक कोई ऑलरेडी चीज़ है उस पर कोई दूसरी चीज़ ऊपर से लगा देना। तो आईओटी क्या है, कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स का। लाइक यहाँ पे आपको बहुत सारे हार्डवेयर मिलेंगे बेस लेवल पे, सेंसर्स मिलेंगे, एक्चुएटर्स मिलेंगे, लेकिन वहीं पे आपको एक यूज़र इंटरफेस भी मिलेगा, एक यूज़र डैशबोर्ड भी मिल रहा होगा जहाँ से एक यूज़र कंट्रोल कर सकता है उस आईओटी के सिस्टम को। इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो वो है माइक्रो कंट्रोलर, मेमोरी, सेंसर्स, नेटवर्क यूनिट्स। और यूजर्स लगभग सेम ही है, स्मार्ट डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल रोबोट्स और कैमरास। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडर्न डे आईओटी एप्लीकेशन। तो स्मार्ट होम्स है, आप आपके रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो हाउस होल्ड डिवाइसेस को। लाइक आपका एसी रिमोट से चल सकता है, अगर आपका फ़ैन आईओटी से कनेक्टेड है तो आप अपने फ़ोन के एप्लीकेशन के थ्रू आप फ़ैन को ऑन करवा सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली काम करती है या उस यूज़र इंटरफेस के थ्रू हम डायरेक्टली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो पेशेंट की इमेजेस लेके या जो भी उसका करंट सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है, उसको कलेक्ट करके अगर हम प्रोसेसिंग के लिए भेजें तो जो हमारे पास में पास्ट का ऑलरेडी रखा हुआ डेटा है उसको एनालाइज करके करंट सिचुएशन के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि इस पेशेंट के साथ आगे क्या होने वाला है, राइट। तो ये हेल्थ केयर में एक एप्लीकेशन है इसका। देन स्मार्ट सिटीज़ में आप ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। ट्रैफिक कंट्रोल ऐसे कि आप पहले चेक कर लो कैमरेज के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू, हमारे पास रोड्स है तो किस रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक है, और उसके अकॉर्डिंग अब आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन सा रोड ऑन रखना है, कौन सा ऑफ करना है। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक रोड पे ज़्यादा टाइमिंग दे दो कि ज़्यादा जो व्हीकल्स है वो पास ऑन हो सके, तो ऐसे हम ट्रैफिक मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। और वेस्ट मैनेजमेंट पे भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसका एक्चुअली। जो डस्टबिन्स है हम अगर उसमें आईओटी लगाएं, लाइक उसको अगर हम एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करें कि जैसे ही वो डस्टबिन का वेट फुल होता है या वो भर जाता है तो वो डायरेक्टली एक अलर्ट भेजे एप्लीकेशन पे, और उस एरिया में जो भी जो वेस्ट कलेक्ट करने वाली गाड़ी है तो वो जो पर्सन है, जो उसका ड्राइवर है, उसके पास वो अलर्ट जाए और वो उस जो डस्टबिन है उसके लोकेशन तक पहुँचे, उस डस्टबिन को खाली करे। तो ये एक एप्लीकेशन है वेस्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। इंडस्ट्रियल आईओटी, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हो आईओटी के थ्रू। देन एग्रीकल्चर में आप इरिगेशन में हेल्प कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप ये पता कर सकते हो कि अभी जो मौसम है उसके हिसाब से बीज बोने चाहिए या नहीं बोने चाहिए, कौन सी फसल लगानी चाहिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में आप व्हीकल ट्रैकिंग और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट की हमने अभी बात कर ही ली है। तो ये सारे मॉडर्न डे आईओटी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इन आईओटी। So machine to machine communication refers to the direct exchange of data between devices। मतलब यहाँ पे जो IoT वाला सिस्टम है वो नहीं है। IoT में क्या हो रहा था कि आप इंटरनेट के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर रहे थे, फिर ऊपर भेज रहे थे प्रोसेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली जो मशीन्स है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है और डिसीजन ले रही है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। आप वायर्ड नेटवर्क्स का भी यूज़ कर सकते हैं या वायरलेस नेटवर्क्स का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट अगर आपके पास नहीं भी अवेलेबल है तो भी जो डिवाइसेस है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ब्लूटूथ। वर्किंग क्या होती है इसकी, जो भी हमारे पास में डिवाइसेस हैं या जो सेंसर्स है वो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट से, फिर उसको दूसरे डिवाइसेस तक ट्रांसमिट करेंगे या फिर सेंट्रल सिस्टम तक ट्रांसमिट करेंगे नेटवर्क्स के थ्रू, चाहे वो सेल्यूलर हो, वाईफाई हो या फिर ब्लूटूथ के थ्रू, ठीक है। अब डेटा आपने ट्रांसमिट कर दिया तो जो रिसीव्ड डेटा है सेंट्रल सर्वर के थ्रू या सेंट्रल सर्वर में या फिर अदर डिवाइसेस ने जो रिसीव किया है वो प्रोसेस करेंगे, उस डेटा को यूज़ करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, और कुछ उसके बेसिस पे एक्शन परफॉर्म होगा, कुछ एक्शन ट्रिगर किया जाएगा। इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सेम है, डिवाइसेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क, गेटवे, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। और इसके फीचर्स है कि ये ऑटोमेटिकली डेटा एक्सचेंज कर लेता है,
रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशंस में स्मार्ट मीटरिंग, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। स्मार्ट मीटरिंग मतलब आपके घर में एक मीटर लगा है, ठीक है। अब अगर आपके पास जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें आपने ऐसी कुछ कंडीशन डाल दी है कि जो बिल है या जो बिजली का कंजम्पशन है, अगर आपने कुछ लिमिट डाल दी इससे ज़्यादा होता है तो इस मीटर को ऑफ़ कर दो, ठीक है। ये हम फॉर एन एग्जांपल समझ रहे हैं ताकि आपको समझ आए कि इसको हम रिलेट कैसे कर पाए। तो अगर ऐसा होता है तो मीटर को ऑफ़ कर दो, फाइन। सो दिस इज़ हाउ you can imagine as an example. Then vehicle tracking systems, मोशंस के थ्रू, मोशन सेंसर्स के थ्रू आप व्हीकल को ट्रैक कर सकते हो, या जीपीएस अगर हम बात करें, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं इंडस्ट्रीज़ में थ्रू आईओटी। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन आईओटी एंड मशीन टू मशीन। तो अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो आईओटी इंटरनेट यूज़ करता है, और मशीन टू मशीन में आप सेल्यूलर नेटवर्क यूज़ कर लो या पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी आप यूज़ कर सकते हो। देन कम्युनिकेशन, सो कम्युनिकेशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो आईओटी डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस टू क्लाउड सपोर्ट करता है, कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। और मशीन टू मशीन में सिर्फ हम एक मशीन से दूसरी मशीन के पास ही डेटा भेज रहे होते हैं। स्केलेबिलिटी के टर्म्स में अगर हम देखें तो आईओटी ज़्यादा स्केलेबल होता है क्योंकि इसमें हम डिवाइसेस घटा बढ़ा सकते हैं ईजीली, और M2M में थोड़ा लिमिटेड स्केलेबिलिटी होता है क्योंकि इसमें पूरे नेटवर्क पे जो है आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप कोई क्लाउड का यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम आता है। देन आप आईओटी में क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हो और बिग डेटा एनालिटिक्स यूज़ करते हो डेटा प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन M2M में लिमिटेड डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ होती है क्योंकि आपके पास इतना स्टोरेज ही नहीं है, आप स्टोर कहाँ करोगे डेटा। देन फ्लेक्सिबिलिटी, आईओटी इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड M2M इज़ a little bit less flexible in comparison to IoT. Then human interaction, और अगर हम बात करें कि ह्यूमन इंटरवेंशन, तो IoT अलाउ करता है यूज़र को वेब डैशबोर्ड्स या एप्लीकेशंस के थ्रू कि आप उन मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हो, बट जो M2M है उसमें बहुत मिनिमल और लगभग ज़ीरो के बराबर। इफ़ वी टॉक अबाउट IoT examples, so those are smart home, smart cities, और M2M में स्मार्ट मीटर्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, ये सब आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ IoT नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। ये होता क्या है? सो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम पॉलिसीज़, कंट्रोल्स और डेटा फ्लोज सेट करते हैं जो कि डिवाइसेस और सिस्टम्स को एक कंप्यूटिंग नेटवर्क के अक्रॉस कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, स्केल एंड टोपोलॉजी, ये दो टाइप्स है हमारे पास कॉमनली यूज्ड पैरामीटर्स। हम बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को डिवाइड कर सकते हैं, बट करेंटली वी विल लर्न स्केल एंड टोपोलॉजी। स्केल के बेसिस पे हमारे पास है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले कुछ मिनट्स में। और टोपोलॉजी हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार, मैश, ट्री एंड रिंग। सो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो सारे नोड्स हैं आप देख सकते हो ऐसे कनेक्टेड है, मतलब ये एक सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स हैं, जितने नोड्स हैं ये सारे सिस्टम्स हैं। तो ये एक लाइक एक वायर है और उसमें सारे जो नोड्स है वो कनेक्टेड है एक के बाद एक। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हब होता है, सेंट्रल हब, और इससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। मतलब इस हब से जितने भी आपके नेटवर्क में डिवाइसेस हैं ना वो सारे डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। मैश टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइसेस हैं और उससे अदर जितने भी डिवाइसेस हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। लाइक नोड 1 जो है वो 2, 3, 4, 5, 6 सबसे कनेक्टेड है, और सिमिलरली फॉर 2, सिमिलरली फॉर 3 एंड सिमिलरली फॉर ऑल इन द मैश टोपोलॉजी। लाइक सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे।
ट्री टोपोलॉजी में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता है। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक हब है, ये दो डिवाइस से कनेक्टेड है, देन ये दो और हब से कनेक्टेड है, जहाँ पे ये दोनों हब और दो दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है, राइट। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये एक सर्कल के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, मतलब ये डिवाइस इससे कनेक्टेड है, देन ये इससे, मतलब एक सर्कल बन रहा होता है, एक रिंग बन रही होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है वो या तो आप स्केल के बेसिस पे कर सकते हो या टोपोलॉजी के बेसिस पे कर सकते हो, मतलब डिवाइस कैसे अरेंज है या फिर कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ IoT लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली ये डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंटरनेट के लिए। और इसको आप कहाँ तक यूज़ कर सकते हो, एक ऑफिस में, एक बिल्डिंग में, या फिर एक कैंपस में, मतलब एक छोटे डिस्टेंस पे अगर आपको नेटवर्क चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो आप लैन यूज़ कर सकते हो। इसकी स्पीड 10 MB पर सेकेंड से लेकर 100 MB पर सेकेंड तक होती है। जो मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज हम लैन में यूज़ कर रहे होंगे वो बस, रिंग या स्टार टोपोलॉजी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो यह एक राउटर है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, और ये कुछ डिवाइसेस से भी कनेक्टेड है। मतलब अगर आपको लैन समझना है तो ये आपका राउटर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से पास ऑन कर रहा है इन डिवाइसेस को, ताकि ये इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। IoT लैन को बनाने में जो इक्विपमेंट हमें लगते हैं वो जो इक्विपमेंट होता है, मतलब उसको क्रिएट करने में, दोज आर राउटर, मॉडेम, स्विच, इथरनेट केबल्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स एंड डिवाइसेस। और एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके, तो प्राइवेसी, मतलब अगर आपको एक ऐसा नेटवर्क यूज़ करना है कि आपका डेटा बाहर लीक होने का डर ना हो, तो यू कैन सिंपली यूज़ लैन, ओके, बिकॉज यहाँ पे आपकी प्राइवेसी रहेगी, स्पीड हाई रहेगी, और उतना एक्सपेंसिव भी नहीं रहेगा, और सिंपल और इजी टू यूज़ है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको नोट्स के PDF का पासवर्ड मिल रहा होगा, तो बहुत इंतज़ार किया है आपने, यहाँ तक आए हैं आप, तो आपको पासवर्ड बता देती हूँ मैं। सो योर पासवर्ड फॉर द PDF इज़ गियर अप। हियर G and U इज़ अपर केस और बाकी सारी चीज़ें लोअर केस है, ठीक है। तो ऐसे क्या, ऐसे ही आपको पासवर्ड डालना है, आपका जो PDF है वो ओपन हो जाएगा, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ IoT वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जैसे कि लैन था, और ये भी IoT डिवाइसेस को कनेक्ट ही करता है, लेकिन ये लार्ज जोग्राफिकल एरियाज़ में नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम आता है, ठीक है। लैन सिर्फ एक सिंगल बिल्डिंग में कनेक्ट कर रहा था डिवाइसेस को, लेकिन ये अक्रॉस सिटीज़ कनेक्ट कर सकता है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ये डिवाइसेस को इनेबल करता है, डिवाइसेस लाइक सेंसर, ट्रैकर और स्मार्ट मीटर्स को इनेबल करता है कि वो डेटा क्लाउड सर्वर्स तक या सेंट्रल सिस्टम्स तक लॉन्ग डिस्टेंस में भी भेज सकते हैं। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, मतलब अगर आप जैसे हमने लैन की बात की थी, तो वो एक बिल्डिंग में ही यूज़ कर पा रहे थे, लेकिन अगर हम वैन की बात करें तो ये आप एक सिटी से दूसरी सिटी तक भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका जो रेंज है वो बहुत वाइड होता है, ठीक है। पावर कंजम्पशन इसका लो है, देन कवरेज एरिया बहुत वाइड है, एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू। कॉस्ट इफ़िशिएंट है, मतलब उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। और इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो LP वैन, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, सेल्युलर IoT वैन एंड सैटेलाइट वैन। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ IoT नोड। सो IoT नोड एक फिज़िकल डिवाइस है, जैसे कि सेंसर या एक्चुएटर, जो कि फिज़िकल वर्ल्ड में इंटरनेट से कनेक्टेड है, और वो डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग और कंट्रोल को इनेबल कर रहा है। मतलब IoT नोड मतलब एक फिज़िकल डिवाइस जो कि डेटा कलेक्ट करता है या फिर एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो दैट इज़ IoT नोड। कंपोनेंट्स इसके हैं सेंसर या एक्चुएटर्स, प्रोसेसिंग यूनिट, कम्युनिकेशन मॉडल, पावर सोर्स। उसका मेन फंक्शन क्या है, डेटा को कलेक्ट करना, एक्शन परफॉर्म करना या फिर एज कंप्यूटिंग करना। नेक्स्ट टॉपिक इज IoT गेटवे। सो IoT गेटवे का क्या काम होता है,
ये IoT सेंसर्स या डिवाइसेस और क्लाउड के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो कि डेटा ट्रांसमिशन, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन, लोकल प्रोसेसिंग और सिक्योरिटी को इनेबल करता है। दिस इज़ द IoT गेटवे। ये पब्लिक क्लाउड से कनेक्टेड है, ये प्राइवेट क्लाउड से भी कनेक्टेड है और IoT डिवाइसेस से भी कनेक्टेड है। ओके, अब इसकी वर्किंग कैसे होती है? तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी सेंसर नेटवर्क से डेटा आता है वो रिसीव होता है किसके थ्रू? क्लाउड प्लेटफॉर्म्स या वहाँ पे जो हमारे एनालिटिकल टूल्स है उसके थ्रू। फिर डेटा प्री प्रोसेस होता है, फिल्टर होता है, क्लीन होता है, ठीक है, क्योंकि हमें काम का डेटा चाहिए होता है। फिर उस जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं हम? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स में ट्रांसफ़र करते हैं और वो डेटा जाता है हमारा क्लाउड के पास, ठीक है। उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं और फिर वो वापस एक्चुएटर्स के पास आता है, जो भी हमने डिसीजन लिया है। इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन, मतलब ये प्रोटोकॉल को ट्रांसलेट करके बताता है। डेटा एग्रीगेशन, डेटा को कलेक्ट करना, एग्रीगेट करना। एज कंप्यूटिंग, जिससे कि हमें क्लाउड स्टोरेज कम लेना पड़े। सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मतलब डिवाइसेस कम, डिवाइसेस ज़्यादा। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ IoT प्रॉक्सी। सो IoT प्रॉक्सी एक इंटरमीडिएटरी सॉफ्टवेयर है या डिवाइस है, हम बोल सकते हैं, जो कि IoT डिवाइसेस और क्लाउड सर्वर्स के बीच में है, ठीक है। और इसका जो काम है वो क्या है कि ये कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। किसके बीच में? क्लाउड सर्वर और IoT डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को मैनेज करता है, प्रोटोकॉल कन्वर्जन करके, डेटा प्रोसेसिंग करके, कैशिंग करके और सिक्योरिटी करके, ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके ये कम्युनिकेशन को क्या करता है? कम्युनिकेशन को मैनेज करता है। ओके, सो ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन IoT डिवाइसेस और इंटरनेट। इसके जो फंक्शंस है, सबसे पहला है प्रोटोकॉल कन्वर्जन, COAP से HTTP में या फिर MQTT से HTTP में। तो प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करने का काम करता है, क्योंकि भाई ये कम्युनिकेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रोटोकॉल का तो मतलब आना ही था बीच में। नेक्स्ट वन है सिक्योरिटी। तो ये ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करवाता है, डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है डायरेक्ट एक्सपोजर टू द इंटरनेट से। ये क्या करता है? हमारे डिवाइसेस को डायरेक्ट एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करता है। देन कैशिंग, तो जो भी आपने अभी मतलब बार बार अगर आप एक ही चीज़ को फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हो तो वो आपके क्या करेगा? ब्राउज़र में सेव करवा देगा या उस डिवाइस में सेव करवा देगा, ताकि आप डायरेक्टली कैशिंग के थ्रू उसको फास्ट एक्सेस कर सको। स्पीड को इम्प्रूव करता है। इसकी जो वर्किंग होती है वो क्या होती है कि सबसे पहले IoT डिवाइस से डेटा सेंड होगा, फिर प्रॉक्सी डेटा को रिसीव करेगा, देन जो हमारा प्रॉक्सी है वो प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करेगा और डेटा को क्लाउड सर्वर या सर्वर्स के पास भेजेगा, फिर क्लाउड प्रोसेस करेगा, रिस्पॉन्स सेंड करेगा, देन प्रॉक्सी फिर से कन्वर्ट करेगा रिस्पॉन्स को और डिवाइसेस को सेंड करेगा। तो बेसिकली एक इंटरमीडिएटरी डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन मैनेज करता है, ठीक है। कैसे मैनेज करता है? जो भी हमारे पास में रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट आती है उसको कन्वर्ट करके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रो कंट्रोलर्स। सो माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर्स कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि एक सिंगल चिप में प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कंटेन करते हैं। और इनको डिज़ाइन इसलिए किया गया है क्योंकि हमें एम्बेडेड सिस्टम्स में स्पेसिफिक कंट्रोल ओरिएंटेड टास्क परफॉर्म करने थे, इसीलिए हमने माइक्रो कंट्रोलर्स को डिज़ाइन किया गया। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसे होता है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। इसमें ये मतलब सिंगल चिप है और इसमें आपका CPU भी है, मेमोरी भी है, इनपुट भी है, आउटपुट भी है, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, 2 पोर्ट्स है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल में लें तो आप एक वॉशिंग मशीन इमेजिन कर सकते हो, जहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो कि हमें क्या करना है, लाइक कपड़े वॉश करने हैं। फिर आउटपुट में ये होगा कि जो भी एक्चुएटर्स है वो एक्शन परफॉर्म करेंगे उसके अंदर और आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे, ठीक है। CPU हमें पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ब्रेन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। देन मेमोरी में आप रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रोम या फिर फ्लैश, रीड ओनली मेमोरी का यूज़ कर सकते हो। ओके, देन इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। सो
इनपुट, जैसे कि आपने जो भी इनपुट दिया है तो उसी के बेसिस पे आपको आउटपुट परफॉर्म होता हुआ मिलेगा। टाइमर्स और काउंटर्स का आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर आपको डिले करना है या काउंटिंग इवेंट के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। कम्युनिकेशन इंटरफेसेस क्या क्या होते हैं हमारे पास, UART, SPI फॉर डेटा ट्रांसफ़र। नाउ आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज इंटरफेस। इंटरफेसिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस को माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करने की एक प्रोसेस है जिससे कि वो डेटा को एक्सचेंज कर पाए और अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, क्या होती है इंटरफेसिंग? इंटरफेसिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस को माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करने की एक प्रोसेस है ताकि वो डेटा एक्सचेंज अच्छे से कर पाए और अच्छे से काम कर पाए। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? तो इनपुट इंटरफेसिंग, आउटपुट इंटरफेसिंग एंड कम्युनिकेशन इंटरफेसिंग। इनपुट इंटरफेसिंग में आप सेंसर्स को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब जो भी आपके डिवाइसेस है। आउटपुट इंटरफेसिंग में आप आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो, और कम्युनिकेशन इंटरफेसिंग में आप डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब जो सारे डिवाइसेस है उनको आप कनेक्ट कर रहे हो, देन डेटा ट्रांसफ़र एंड देन कम्युनिकेशन। अगर हम एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे 8051, PIC, AVR, ARM। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो कंट्रोलर्स के। सो फर्स्ट यूनिट हमारी यहीं ख़त्म होती है एंड आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो बाकी की 4 यूनिट्स की वीडियोज़ हैं वो भी मैं इसी चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।